इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2000। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल के बयान पर सियासी घमासान है तो अब पलटवार भी जाहिर सी बात है कि मिलने वाला है। राहुल ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बताया, गद्दार करार दे दिया और वो कहते हुए नजर आए जनसभा में कि मोदी आएगा, माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा पेट्रोल डीजल पर, इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग जब राहुल गांधी ने की है तो बीजेपी कहां भला चूकने वाली। बीजेपी को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए आपदा में अवसर मिल गया। बीजेपी को बैठे बैठाए राहुल गांधी ने एक मुद्दा दे दिया। मुद्दा क्या? कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं। वो उसी संविधान को हाथ में लेकर के दिखाते हैं, लाल किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं इस देश के संविधान की रक्षा करने वाला हूं, मैं मोहब्बत की दुकान लगाता हूं। और उसी संविधान में यह लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का सम्मान करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? उनके इस बयान पर बीजेपी ने अब देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पलटवार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक, नितिन नवीन ने, आपने देखा किस तरह से मोर्चा संभाला। नितिन नवीन ने आकर के कह दिया कि अराजकता की भाषा है। राहुल गांधी देश के कांग्रेस पार्टी के युवराज होंगे, कांग्रेस पार्टी के युवराज होंगे। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह डाली। आइए मेहमानों से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करूंगा मैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी का मैं स्वागत करूंगा। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना खान जी का बहुत स्वागत। और एक बार फिर से मैं डॉक्टर धनुष कुमार जी का मैं स्वागत करूंगा। धनुष जी, सबसे पहले मैं सर माफी के साथ, तकनीकी खामियां थी सर। धनुष जी आपसे ही पहला प्रश्न मैं करूंगा सर। धनुष जी, इस पूरे पोस्टर वॉर को कैसे देखा जाए? और देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी तो बच के निकल नहीं सकती है बीजेपी से। आपदा में अवसर दे दिया उन्होंने, तो एक बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। और बीजेपी तो यही चाहती है कि राहुल गांधी कुछ बोले, वो मुद्दा बनाए और चुनाव दर चुनाव जीतते चली जाती है बीजेपी। आपको लगता है सर ऐसे? बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जितने भी दर्शक भारत अपडेट को देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, और अपने को पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। दो लाइन से शुरुआत करूंगा। सियासत की खातिर जो राष्ट्र सम्मान भूल जाते हैं, सियासत की खातिर जो राष्ट्र सम्मान भूल जाते हैं, वक्त आने पर जनता उन्हें आईना दिखाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा पत्रकारिता के नजर से और विश्लेषण के नजर से, कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर जाते हैं तो विपक्ष का नजर वहां होता है, लेकिन पूरे विपक्ष का नजर नहीं होता है। सिर्फ विपक्ष के एलओपी जो है नेता, वो उनको बहुत तरह से नजर रखते हैं। हालांकि उनका काम है सरकार का विरोध करना, उनकी नीतियों का विरोध करना, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके भी पूर्वज ने भारतीय दौरा किया। उनके भी, मैं बोलना नहीं चाहिए, वो सब 7-8 प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया। एक संयुक्त प्रेस वार्ता होता, नॉर्वे के बुलावे पर भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे जाते हैं जी, और वहाँ एक ज्वाइंट प्रेस मीटिंग हुई। प्रेस विज्ञप्ति, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में अलग बहुत अंतर है सर। कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं कम समय में प्रयास कर रहा हूँ जी। और वो मकसद सिर्फ ये था कि नॉर्वे सरकार यह दिखाना चाह रहे थे कि मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, मैं प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय नेता
उनको, जो कि भारत का प्रधानमंत्री, उनको मैंने बुलाया और शॉर्ट नोटिस में मेरे यहाँ आए, तो फोटो सेशन और जो कहना था कि किन किन मुद्दों पर उनको बुलाया। लेकिन वहां एक वाकया हुआ कि नॉर्वे की एक पत्रकार, जब मोदी जी खत्म हो गए प्रेस मीट और जाने लगे, तो पीछे से आवाज दिए कि हमारे सवाल, यानी देश के मजबूत पत्रकारिता का सवाल क्यों नहीं लेते। और यह विषय जो है बहुत वायरल हो गया। धनुष जी एक मिनट, पत्रकार ने पूछा कि भारत प्रेस इंडेक्स में इतना पीछे क्यों है, प्रेस फ्रीडम में। पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। पत्रकार ने पूछा कि हम भारत पे ट्रस्ट क्यों कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी ने वहां जवाब नहीं दिया। जी, मैं एक पत्रकार होने के नाते वही तो बता रहा हूं जी। वो तय पत्रकार को करना नहीं होता। हाँ। वो नॉर्वे सरकार से पूछती। हाँ। हमारे देश के बुद्धिजीवी विपक्ष, उनको सोचना चाहिए कि जो नॉर्वे सरकार से पूछने वाले सवाल, हाँ। कि आपने मोदी को क्यों बुलाया, मोदी जी को आप अपने देश क्यों बुलाए, वो सवाल उनसे पूछना था। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी एलओपी, जिनका सलाहकार कौन है मुझे नहीं पता, उन बातों को वो बेवजह घसीट कर अपना ही किरकिरी कर लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा पत्रकार अगर कहीं है तो भारत में, सबसे ज्यादा टीवी न्यूज चैनल कहीं है तो भारत में है, सबसे ज्यादा कहीं नेटवर्क का अगर न्यूज को लेके कहीं भी अगर ब्लॉगर है तो भारत में। और भारत इन दिनों, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह 74 विदेशी दौरा किए, उनको 2 अवार्ड मिले। प्रधानमंत्री जी आप यह देखिए, इनको 32 अवार्ड मिला और 32 अवार्ड। सर मैं उस पे आऊंगा सर, मान के चलिए धनुष जी, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन सवाल इस पर यह है ना कि नॉर्वे में पत्रकार पूछती है सवाल, भारत में खुशियां मनाई जाती हैं। भारत में विपक्ष ये कहता है कि बहुत सही सवाल पूछा है आपने, पत्रकार ने बहुत सही सवाल पूछा है। वो पत्रकार विपक्ष की आइकन बन जाती है भारत में। अपनी भाषा शैली नहीं सुधारा जाता, अपनी भाषा शैली विपक्ष नहीं सुधारती है, लेकिन उस पत्रकार को आइकन बना लिया जाता है। उस विषय पर मैं आऊंगा। हमारे साथ मुन्ना खान जी जुड़े हुए हैं। एक इनिशियल प्रतिक्रिया मैं ले लूं सर, धनुष सर, और उसके बाद मैं एक एक करके उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा, खोल दूंगा डिबेट। मुन्ना खान जी आप बैठे बिठाए आप लोग मुद्दा क्यों दे देते हैं, बीजेपी को मौका क्यों दे देते हैं? अब मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए। देखिए, बिल्कुल अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार धनुष जी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री चलने लगे तो नॉर्वे के पत्रकार ने सवाल किया। मैं ये कह रहा हूं, 1 मिनट रुक करके कह देते कि हमारा अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपका अगर कोई नहीं, सवाल क्यों रुक करके कह दें? मुन्ना खान जी, वो प्रेस मीटिंग थी, क्या देश का प्रधानमंत्री रुक करके जवाब देगा क्या? वो प्रेस मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्वर्सेशन होता है, लेकिन वो प्रेस मीटिंग थी जिसमें औपचारिक तौर पर वो बताने वाले थे। कीर्तिमान जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि शुक्र है खुदा का कि वो प्रेस जो पत्रकार थी, हाँ। वो नॉर्वे की थी। अगर वो हिंदुस्तान की होती तो अब तक उसके घर पे ईडी सीबीआई के रेड पड़ चुके होते। अच्छा ये बताइए मुन्ना खान, मुन्ना खान जी ये बताइए, क्या उस नॉर्वे के पत्रकार को भारत के एम्बेसी ने जवाब नहीं दिया, भारत के कूटनीतिज्ञों ने जवाब नहीं दिया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? देखिए, जवाब नहीं मिला उसे। आपको जवाब दे, मैं कीर्तिमान जी आपको जवाब देने के लिए बैठा हूं, आप हमारा जवाब तो सुनिए। नहीं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था, वो प्रोटोकॉल ही नहीं था, पीएम मोदी कैसे जवाब दे देते वहां पे? मैं यही तो कह रहा हूं कि 12 साल में भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की, किसी पत्रकार का वो जवाब नहीं दिए। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं आप? इनके लिए कोई प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई देश, कोई संविधान मायने नहीं रखता। और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने सही कहा कि ये देश के गद्दार हैं, ये शाह और शहनशाह दोनों देश के गद्दार हैं। और इस पे जिस तरीके से आज
अच्छा, बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस मतलब के मुन्ना खान कार्यकर्ताओं जी, को गालियां दी जा रही है। ये देश मैं देख रहा समझ है गया, और देश ये भी देख रहा है, मैं समझ गया, देश ये भी देख रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री डर करके एक पत्रकार से भागे। अरे देश में हमारे वीर योद्धाओं ने जवान दी, जाने दी, शहादत दी, कभी उन्होंने सवालों के जवाब से बच के नहीं भागे। मुन्ना खान जी, मैं समझ गया। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, खुद बीजेपी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी सवाल से डर करके वो जगह नहीं छोड़ी, सवाल से डर करके भागे नहीं। लेकिन ये एक बुजदिल आदमी, एक जाहिल आदमी, मुन्ना खान जी जिसे रुकिए, समझ नहीं है, जिसे जवाब नहीं देना आया। मुन्ना खान जी रुकिए, 150 करोड़ जनता को जिस तरीके से मुन्ना खान जी रुकिए, आज उन्होंने जलील करने मुझे का लगता काम है किया, मुन्ना खान ये जी, मुझे लगता है मुन्ना खान जी, राहुल गांधी ने जो मैसेज देने की कोशिश की है वो आप लोगों तक पहुंच गया है कि शब्दों की मर्यादा लांग दो। वो जनसभा हो, टीवी डिबेट हो, कहीं भी लांग दो। ये मत सोचो कि क्या बोलना है, आप ये मत सोचो कि क्या बोलना है। देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बता दो, देश के गृह मंत्री को गद्दार बता दो। अरे 140 करोड़ जनता ने उसे भेजा है, उनको भेजा है देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 140 करोड़ की जनता गद्दार मानती है क्या? गद्दार मानती है क्या? उसको ज्ञानेश कुमार ने भेजा है, प्रदीप भटनागर, उसको ज्ञानेश कुमार ने भेजा है। प्रदीप भटनागर जी को लाऊंगा मैं, प्रदीप भटनागर जी काउंटर कीजिए। नहीं दे रहा, अधिकारी वोट नहीं दे रहा, एक किसान मुद्दे पर वोट जाने नहीं दे दीजिए, रहा, जवान वोट नहीं दे रहा। प्रदीप जी को लाइए। वोट कौन दे रहा है अभी? हाँ हाँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। प्रदीप जी जब बोलिए। शांति आ जाएगी तो मैं बोलना शुरू करता हूँ। प्रदीप जी बोलिए, काउंटर कीजिए प्रदीप। मुन्ना देखिए, जी जी जी, मुन्ना नहीं, मैं काउंटर नहीं कहूंगा, मैं जवाब दूंगा बात का। मुझे काउंटर करनी है ऐसे लोग, बदतमीज लोगों से जो अपने देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस तरह बोल रहे हैं। देखिए इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा क्या है? अब ये प्रदीप जी को, मुन्ना खान जी को स्क्रीन पर रखिए जी। नहीं, तुम जैसे को तो भेजेंगे जरूर, चिंता मत कीजिए, पहले सुन लीजिए पूरा। देखिए अभी सबसे पहले डिबेट को क्या भेजोगे? पाकिस्तान मुखबर लोग थे, अंग्रेजों की दलाली करने वाले दलाल हो तुम, क्या भेजोगे पाकिस्तान? नहीं नहीं, जितना शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा, राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठ करके शब्दों की मर्यादा नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। मुन्ना खान जी बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्रदीप भटनागर जी आपको भी मैं कह रहा हूं, दोनों लोगों को रोकूंगा मैं। राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठ करके ये कचहरी नहीं है, प्लीज प्लीज, ये चौक चौराहे वाली कचहरी नहीं है, प्लीज। दोनों लोग शब्दों की मर्यादा रखिए। मुन्ना खान भी सम्मानित हैं, प्रदीप भटनागर जी सम्मानित हैं, दोनों लोग सम्मानित हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा प्लीज। टीवी डिबेट में बैठ करके कम से कम लोग, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को, क्या प्लीज। कीर्तिमान जी, आदरणीय कीर्तिमान जी, आपने दोनों आदमी का सम्मानित वाली बात कही है। अगर ये सम्मानित आदमी होता जो बाबू खान बैठा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता ने बनाया है, ये तमीज से बात करता है। जनता ने कोई नहीं बनाया। तुम लोग वोट चोर हो, वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हो। आप बाबू खान लोगों को बुलाते हो तो खुले मन से कह रहे हैं कि दोनों देश के प्रधानमंत्री, देश के अब सुनिए, एक मिनट रुकिए, रुकिए, दोनों लोग रुकिए जरा। प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी रुकिए, मुन्ना खान जी रुकिए, ये अंग्रेजों की औलाद को दोनों लोग रुकिए, रुकिए रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मुन्ना खान जी एक मिनट, मुन्ना खान जी रुकिए, मुन्ना खान जी रुकिए, रुकिए। मुन्ना खान जी पहले प्रदीप जी की बारी है, प्रदीप जी बोल लेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। अब आपको उन्होंने सुना, इंटरप्ट नहीं किया बीच में। मुन्ना खान जी सुन लीजिए, प्रदीप भटनागर जी अब बोलिए, मुद्दे पे आइए, सीधे मुद्दे पे आइए प्रदीप जी। कीर्तिमान, समस्या ये है, अब सुनने को मिलेगी तो दूसरे को बोलने दो, ये बोलिए, बोलिए आप बोलिए। देखिए अभी इन्होंने देश के गद्दार की बात करी। सबसे बड़ा देश का गद्दार कौन था? पी चिदम्बरम, जिसने 2 कंटेनर नोट मंगाए थे विदेश से। सबसे बड़ा कौन था देश का गद्दार और दलाल? पी चिदम्बरम, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है नोट छापने के वो दे दिए थे, ब्लॉक दे दिए थे। ये जहां जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा गद्दार कौन है? श्री राहुल गांधी जी, देश के जो एलओपी हैं, जो चाइना से अपने क्या नाम कोष में पैसे मंगाते फाउंडेशन के अंदर, ये गद्दार की बात करते हैं। आज हो सकता है शायद देश के अंदर नस्लवाद खत्म हो गए, गद्दार लगते हैं, उनकी इनकम खत्म हो गई होगी। आ सकता है शायद चाइना पे जिस प्रकार से अब एक दोस्ती सीमित हो गई है, वहां से इन्हें नुकसान हो रहा होगा, हो सकता है इस चक्कर में गद्दार लग रहे होंगे। गद्दार यह है क्या है कि जनता ने इन्हें वोट से इतना कस दिया है, इस कब्रिस्तान के अंदर इतनी गहरी कब्र खोद दी है इस कांग्रेस की, तो ये तिल मिला रहे बाहर निकलने के लिए। अरे जनता का निर्णय है, क्या है जनता के निर्णय को मानते नहीं है लोग। ये जो आज देश का गद्दार और ये क्या क्या जो बता रहे हैं, इन्हें देश के जो प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोले, कोई दिक्कत नहीं, आप खूब बोलिए,
अभी जूते पे और पीछे पिछौंडे पे जो 4-0 जो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के लगाई है ना कांग्रेस पे और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के, वो हमें जरूरत नहीं है लगाने की, चाहे दिल्ली हो कहीं भी हो। अभी वहां भी अगर केरला में बैठे ना तो कटोरा भीख लेके तो ये बजे बैठे साथ में, कोई कांग्रेस की निजी सरकार नहीं है। तो देश की जनता ने अगर इन्हें नकार रखा है, इनकी बदतमीजी इनके वक्तव्यों में है, क्योंकि इनको अच्छा बोलना नहीं आता। और देश का गद्दार कौन है कौन नहीं सबको पता है अच्छी तरह, मुझे इस चैनल में बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर इनके देखिए, आप बताता हूं मैं आपको, देश का गद्दार और देश का चोर कौन है। देश का चोर वो है जो लोकसभा चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर। क्या करा इन्होंने, इन देश के चोरों ने, गद्दारों ने इस गरीब भोली भाली जनता को 8,500 रुपए का झांसा दिया झूठ बोल के, और साढ़े 19% मुसलमानों के वोट पाली और बेचारों को ऐसी कैसे छोड़ दिया 8,500 रुपए में। गरीब के साथ देखो छलावा कैसा करा, जिनकी औकात 12 साल से, उनकी भी औकात नहीं थी क्या नाम एलओपी बनने की, वो झूठ बोल के 99 पे आके नेता विपक्ष बन गए और दूसरे मुसलमानों को बहला फुसला के झूठ बोल के दूसरे नंबर के नेता विपक्ष बन गए। क्या राहुल गांधी को देश की जनता का कोई दिखाई चीज नहीं देता? लाइए मुन्ना खान जी को लाइए। आज भारतीय मुन्ना खान जी जवाब दीजिए, मुन्ना खान जी जवाब दीजिए। अरे भाई साहब, मैं देखिए कीर्तिमान जी मुन्ना खान जी गए शायद, अब बताइए। प्रदीप भटनागर जी वो तो डिबेटी छोड़ के चले गए। अरे जैसे नालायक लोग जो साले जो बैठे ना, सॉरी गलती हो गई मुझसे, माफी चाहूंगा, शब्द मेरा गलत निकल गया, मैं हाथ जोड़ के शब्दों की मर्यादा से माफी चाहूंगा, मैं कान पकड़ रहा हूँ, सॉरी, मैं दर्शक के आगे माफी मांग रहा हूँ। इन जैसे लोग लायक ही नहीं बैठाने के लिए, जिनका बाप पाकिस्तान हो, ये यहाँ मुझे बता रहे हैं हमें नाजायज औलाद। मैं धनुष कुमार जी को, मैं तो पूछता हूँ, पूछिए बाबू खान जी से पूछिए। प्रदीप जी आ रहा हूँ, खान जी लगा रहा हूँ, प्रदीप जी आ रहा हूँ, पूछिए बाबू खान से पूछिए कि भाई ये तो बता दो, देश को आजाद, देश को गुलाम की जंजीरों में जकड़ा किसने था, आजाद किसने कराया था, और 34-35 पार्टियां जो कांग्रेस में से निकली हैं वो क्यों निकली है? प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, प्रदीप जी आ रहा हूँ, मैं धनुष जी के पास जाऊंगा। धनुष जी, ये शब्दों की मर्यादा, आपने राजनीति बहुत देखी होगी, बहुत लंबे समय से आप राजनीति को कवर भी करते रहे हैं, लेकिन धनुष जी क्या आपको लगता है इससे पहले भी इस तरीके की भाषाई मर्यादाओं को लांघते हुए भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया है? किसी राजनेता ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हों और इस शब्दावली का प्रयोग एक दूसरे के प्रति किया हो कि वो तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो? गद्दार इतना छोटा शब्द हो गया है क्या कि कोई भी प्रयोग कर ले रहा है सार्वजनिक सभा में? गद्दार का मतलब पता है क्या होता है? किससे गद्दारी हुई है? बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि संविधान का दो भाग है, एक केंद्र सरकार, एक विपक्ष सरकार। विपक्ष का नेता है राहुल गांधी जी, वो भी सरकार का पार्ट है, लेकिन मर्यादा की जब बात करते हैं तो इन दिनों मैं देखता हूं अक्सर जो विपक्ष के नेता है वो ऐसे आकार लेके बात करते हैं। हमारा देश जो सभ्यता संस्कृति वाला देश है, वो भूल जाते हैं कि हम भारतीय वोटों के द्वारा ही संसद का सदस्य हैं, फिर हम विपक्ष का नेता है, और एलओपी होने के नाते उनको गद्दार नहीं कहना चाहिए। गद्दार का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। गद्दार जो देखिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, हाँ। गद्दार कैसे हो सकती है? तो अपना ही किरकिरी और अपना ही फजीयत करा लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी में वो परिपक्वता अभी नहीं आया है। जब जब प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर होते हैं तब तब उनका बयानबाजी तीखा हो जाता है, और आरएसएस को लेकर, क्या कहते हैं, अमित शाह जी को लेकर। लेकिन एक बात आपको भी याद होगा, 9 साल अमित शाह को प्रताड़ित किए, जो अगर आप देखें यूपीए गवर्नमेंट में जी, उन्होंने कहा कि आप तरी पार कर दिया था। फिर भी उन्होंने अपना समय बिताया, राजनीति में अपना क्लीन चिट लेकर आए और चुनाव जीतकर, हाँ। देश के जो सभ्यता संस्कृति है संविधान का जी, उसके अकॉर्डिंग अमित शाह जी गृह मंत्री बने। और गृह मंत्री के ऊपर अभी आपने देखा कि उनको बंगाल का चुनाव किस तरह से जीता गया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो विपक्ष के नेता है वो अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं
हो सकता है उसको रात में ढंग से नींद नहीं ले पाते। अरे सर धनुष कुमार जी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी को गद्दार कह देंगे क्या? नहीं, वो मैं क्या कहा आपको, ये तो फ्रस्ट्रेशन है, ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये तो उसका वो शब्द मैं यूज नहीं करता हूं। हाँ। मैं एक पत्रकार होने के नाते मर्यादा में रह के बात करूंगा कि एलओपी, ये मर्यादा कांग्रेस भी सीख ले कम से कम, ये मर्यादा विपक्ष भी सीख ले कम से मैं तो कम। कह रहा हूं ना कि और मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी को एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है जो उनकी स्क्रिप्ट लिख दे कम से कम। उनकी स्क्रिप्ट पता नहीं कौन लिखता है, उनकी स्क्रिप्ट पता ही नहीं कौन लिखता है, लिखता भी होगा कोई तो पता नहीं वो पढ़ते भी होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो शब्दावली का इस्तेमाल कहां किस मुद्दे पर बात करते हैं, कब कहां घूम जाएंगे, मोहब्बत की दुकान लगाते लगाते कब नफरत की दुकान लगाने लगते हैं, समझ में नहीं आता है कौन लिखता है इसके। नहीं, ये दुर्भाग्य है। मैं तो लाखों डिबेट कर चुका हूं, कई नोट्स लिखे हैं, कई टिप्पणियां लिखे हैं जी। आपको मैं बता देता हूं, राहुल गांधी जी भी टीवी देखते हैं, लेकिन वो हम जैसे लोगों की बात को अमल नहीं कर पाते कि जो काम देश के प्रधानमंत्री सभ्यता में रहकर हैट्रिक मार गए, और वो काम जो है, क्योंकि अकल भी नकल के लिए जरूरी है, राहुल गांधी जी नकल भी नहीं कर पाते हैं। उनको देखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का जब कोई पांव छूता है तो वो किस तरह से उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि पांव मत छूइए। सभ्यता संस्कृति को किस तरह से, अगर आप अभी दौरा की बात कर लीजिए, विदेशी दौरा आप देख लीजिए, विदेशी दौरा कैसे होता है, कोई देश जब बुलाता तब जाते हैं, और वो सारा दारोमदार उस देश का होता, क्योंकि उस देश का, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है ना अतिथि होता है, वहां किस लिए गए नहीं गए वो अपने देश जब लौटेंगे तब यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करके बताएंगे। वो भी बताने का काम प्रधानमंत्री जी का नहीं है, वो भी पीएमओ बताते हैं। पीएमओ के जो प्रेस एडवाइजर हैं, या मान लीजिए जो एनडीए गवर्नमेंट का जिनको दिया गया है पत्रकारिता का, हाँ, कि आप ही संभालोगे, वो बताते हैं कि नॉर्वे जाने से, इटली जाने से हमको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या डील हुआ, हाँ, क्या द्विपक्षीय चर्चाएं हुई हैं। ठीक है सर, मोदी जी का काम नहीं वो बताना, वो बताएंगे, उसका जो मीडिया देख रहे हैं वो बताएंगे। सवाल होता है एलओपी, राहुल गांधी जी की जो बेचैनी है, उस बेचैनी में अक्सर अपने मुंह से ऐसा जहर उगल देता है, आग उगल देता है। हाँ। और एक बात आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी बोलना चाहते कुछ और बोल देते कुछ और, उनको 50 और 13 ऐड करना होता है। एक छोटा बच्चा भी बोल देते हैं कि 63 हो गए। आप लोग के लिए तो ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आप लोग के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गया, 2-3 चुनाव और भी इसी से निकाल लेंगे इस मुद्दे पर आप लोग। लेकिन प्रदीप भटनागर जी मुझे लगता है कि दोनों तरफ से भाषा की सूचिता जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब कांग्रेस पार्टी भी तो आरोप लगाएगी, कांग्रेस पार्टी भी तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, चले गए वो, पता नहीं क्यों चले गए, मुझे लगता है कुछ जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं उनके तरफ से ही जवाब पूछ लूं, नहीं तो फिर कहेंगे कि वो मीडिया पर सवाल उठा देंगे। मैं प्रदीप भटनागर जी ये पूछूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये पूछेगा आप लोगों से कि क्या बीजेपी दूध की धूली है, बीजेपी ने कभी राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, भाषाई मर्यादा को नहीं लांघा गया है, शहजादे और गाय का बछड़ा, पप्पू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके लिए, तो ये सवाल तो आपसे भी बनता है ना सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं जो डिबेट की शुरुआत अगर हुई, मैं शांतिपूर्ण सबको सुनूंगा तो मैं बोलूंगा, और मैं चाहता हूं कि कीर्तिमान जी जो इस प्रकार से अगर देश दुनिया को कुछ अपनी चीज रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, उनका एक पार्ट बन के हम बैठते हैं यहाँ पे। तो क्या अब बाबू खान साहब ने जितनी बदतमीजी यहाँ करी माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के बारे में, क्या क्या नहीं बोला, क्या हम तो राहुल गांधी जी के बारे में कभी नहीं बोलते, और हम तो नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी या नेता विपक्ष राहुल जी बोलते। अब आप किसी के मुंह में उंगली डालोगे बार बार तो उल्टी करेगा ना, कब तक बर्दाश्त करेगा वो? नहीं, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ने संदेश ही दिया है यही, मुझे तो लगता है कि यही संदेश दे दिया गया है कि भाई मैं देखो ये भाषाई मर्यादा लांघ सकता हूं तो आप लोग भी लांघ सकते हैं। आदरणीय कीर्तिमान जी, किसी ने भी इस समय, इस नए टाइम में, अभी फिलहाल में किसी ने भी किसी अमर्यादा भाषा का प्रयोग नहीं करा है। सिर्फ राहुल गांधी जी ने, अगर आप चुनाव में जाएंगे, अगर पश्चिम बंगाल में आरएसएस बीजेपी के बारे में खड़गे साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला देश ने सुना, हाँ। और राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं वो भी सुना, अब जो बोला वो भी सुनना।
मगर हमने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। इस चीज अमर्यादित भाषा को हम लोग नहीं पसंद करते, ना बोला जाना चाहिए। आप कब तक सुनेंगे? जब वो मेरे पिता को या मेरे परिवार को, जब वो मेरे उंगली उठा रहे हैं, गालियां बक रहे हैं और मेरे को मेरे देश में रह के और मुझे गद्दार कह रहे हैं, तो समझता मुझे उनकी शैली में उनको जवाब देना चाहिए था। मैं बाबू खान जैसे लोगों को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बाबू खान, आपको पाकिस्तान दे दिया गया था। मुन्ना खान, ये तो हमारे हिंदुस्तान के बुजुर्गों का एक बड़प्पन था। मुन्ना खान की वहां ये बड़प्पन था कि आपको इस देश में रहने दिया जा रहा और एक भाई की तरह आपको गले लगा के रखा जाता है, मगर फिर भी आप उस चीज का आप मर्यादित लैंग्वेज यूज करते हैं, इसे गलत कहते हैं। मैं तो कहूंगा मुन्ना खान जी अगर देख रहे होंगे डिबेट तो ज्वाइन कर लें, कम से कम जब अपनी पार्टी का पक्ष तो रख लें। ऐसे आप गद्दार कह रहे हैं, अब गद्दार की शैली पे आ जाता हूँ। हाँ। क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी क्या हानि और क्या दुर्घटनाएं हुई? नेता विपक्ष ने ही क्यों पूछा? हम अपने परिवार, हम अपने घर के अंदर, हमारा टूटा फूटा घर जैसा भी है, हम भूखे प्यासे बैठे तो हर कोई अपने मान सम्मान इज्जत के लिए चुप रहता है। तो क्या राहुल गांधी को जरूरत थी चीजों की? आज की न्यूज में छपा कि अमेरिका इस 40 दिन के युद्ध में इतना पीछे आ गया कुछ समझ, जिसके एडवांस 40 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए हैं, जो चुनाव दोबारा युद्ध लड़ने इस समय लायक ही सोच रहा है। आज क्या अमेरिका दुनिया की पावर होने के बावजूद भी आज उसके क्या है, इतना नुकसान होने के बावजूद भी एक छोटे से देश इराक पे फतेह नहीं कर पाया। और हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में बिना गंवाए और बिना समय घुमाए भी और सब चीजों को जवाब ऐसा दिया कि वो आज तक सीधे नहीं बैठ पा रहे, तो हम गद्दार हो गए। हमने अगर हमने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से अगर नक्सलवाद खत्म कर दिया तो हम गद्दार हो गए। नहीं, वो तो हमने अगर एलईडी बल्ब, हम सब में खत्म कर रहा हूँ। हाँ। हमने अगर देश की जनता को 300 रुपए का एलईडी बल्ब ना देकर 40 रुपए का दिया तो हम गद्दार हो गए। अगर 24 घंटे गरीब किसानों को अगर लाइट दे रहे तो हम गद्दार हो गए। हमने अगर अच्छी सड़कें दे दी तो हम गद्दार हो रहे। और अगर हमने अगर जैसलमेर, राजस्थान एरिया जैसे एरिया में जहां 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, अगर हमने उनके लिए, अगर फौजियों के लिए, बीएसएफ के जवानों के लिए एयर कंडीशन शेड बनवा दिए तो हम गद्दार हो गए। अगर हम पश्चिम बंगाल के अंदर 500 किलोमीटर की जमीन को एक्वायर करके अगर हम उसके ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो क्या हम गद्दार हो गए? क्या देश के प्रति चारों तरफ हम मजबूती से जो अपनी चीजों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी दीवारों को मजबूत करें, हम गद्दार हो गए? हम चाइना के साथ ही बैठते तो हम पाकिस्तान से ही बात करने की क्षमता रखते तो हम गद्दार हो गए, क्योंकि पड़ोसी है। कौन पड़ोसी नहीं चाहता? वो नालायक पड़ोसी होता है जो शांति की बातें नहीं करता। मगर अगर हमारे पीछे से पूर्वज अगर शांति की बात करते आ रहे देश के अंदर, तो हमारा कर्तव्य है, हम हिंदू हैं और हिंदुओं का कर्तव्य है शांत स्वभाव, मीठा बोलना, और वही कर्तव्य हम निभा रहे हैं। अगर हम भी हिंसावादी होते तो पाकिस्तान की ऐसी और वैसी की वैसी कर देते साहब, मगर नहीं। प्रदीप बताकर तो हमारे देश में प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको ये तो कह दिया कि डीजल पेट्रोल बचाइए, सोना न खरीदें, लेकिन खुद ऐसी डिप्लोमेसी करने 8000 करोड़ की प्लेन से चले गए रोम, 5 देशों की यात्रा कराए। आखिर ये कैसे? देश क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने ये कहा सोना ना खरीदें। उन्होंने ये कहा कि सोना कम से कम खरीदें। जो लोग सोने के ऊपर शेयर और दुनिया पे घुमाना चाह रहे हैं अरबों करोड़ों रुपए का, उनसे बचने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा सोना ना खरीदे। जिसको जरूरत होगी वो खरीदेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री ने अगर सीमित पेट्रोल और सीमित डीजल खर्च करने के लिए कहा है तो क्या नहीं करता? घर के पिता नहीं बोलते कि बेटा कम घूमो, इस महीने सैलरी कम आई है, सैलरी लेट आएगी? जिस समय दिन अच्छे थे या डीजल पेट्रोल का भरमार था तभी तो आप घूमते थे, पूरे देश विदेश दुनिया जाते थे। हिंदुस्तान वर्ल्ड में गिने चुने देशों में आता है जो वर्ल्ड टूर करते हैं यहाँ के लोग। अगर उन्होंने कहा कि अपने देश में टूरिज्म के लिए अपने देश की बहुत अच्छी जगहें वहां जाइए, कोई गलती है? अपने देश को अगर बढ़ोतरी करने के लिए, अगर टूरिज्म बढ़ाने के लिए बोला है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी यूज करिए, सरकारी वाहन यूज करिए, क्या की दिक्कत है? क्या पोल्यूशन कम नहीं बचेगा? क्या पेट्रोल डीजल के लिए नहीं बोलना चाहिए? आपदा आ रही है, हमारे देश में पेट्रोल डीजल है कहाँ? अगर राहुल गांधी जी के घर के नीचे निकलता हो तो वहां कुआं खुदवा देते हैं। जिस घर के अंदर राशन अगर मोल का आता हो उसको सोच समझ के खर्च करना होता है, और जिसके खेत खलियान में गेहूं बेहिसाब उगता हो वो जो 10 घर को भी रोटी खिला सकता है।
बात समझने वाली है। आप खड़े होकर गद्दार तो कह दो। प्रदीप जी, हमने ये तब सवाल देखी, मैं आपसे जब भी पूछ रहा इराक हूँ। युद्ध हुआ तब तब भी देखा। प्रदीप जी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और धनुष कुमार जी से मैं भी पूछूंगा। क्या आपने कभी अपने राजनीतिक करियर में ऐसे बयान सुने हैं कि एक नेता दूसरे नेता को गद्दार बता देता है और बहुत आराम से, कोई शिकन नहीं? बीजेपी का कोई ऐसा नेता था आपके करियर में प्रदीप जी, या रहा हो या है, जिसने कभी किसी विपक्ष के नेता को गद्दार कहा हो, ये कहा हो कि राजीव गांधी गद्दार रहे हैं, देश के गद्दार थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के गद्दार थे? कभी ऐसा कहा गया है क्या आपके नॉलेज जब में है? भारतीय जनता पार्टी, जी मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, अब जब वो फोर्स का मसला उठाता तो हमने राजीव गांधी जी को चौराहे पे चोर नहीं बोला था, हमने गद्दार नहीं बोला था, क्योंकि देश के सम्मानित नागरिक हैं और राष्ट्रपति, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तभी अब आइए मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी को कभी हमने गद्दार नहीं बोला, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोला हो, क्योंकि कुछ अमर्यादा शब्द ऐसे होते हैं जो देश दुनिया मौका उठाती है। क्या हमने नहीं देखा जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां बांग्लादेश या फिर चाइना या फिर पाकिस्तान के पत्रकार होते हैं? ये तो भारतीय मीडिया ने बाखूबी दिखाया है। ओके, अभी आपने इतने सरलता, अभी धनंजय जी ने आपने भी इतना सरलता से सिखाया कि जो प्रेस मीटिंग थी क्या थी, क्यों थी, किस प्रकार से थी, और मुझसे मैं तो कुछ भी नहीं समझ, इतना अच्छा आपने समझाया। बाबू खान जैसे अनपढ़ आदमी नहीं समझना चाहते इस चीज के बारे में, तो क्या करेंगे आप? जिन्हें प्रधानमंत्री का मान्य नहीं पता, नेता विपक्ष के मतलब नहीं पता, और वो खानदानी जो देश के जो राजकुमार क्यों कहते हैं भाई? राजकुमार इसलिए कहते हैं, राजकुमार ठाट बाट में रहे, ना उन्हें गरीबी से मतलब है, ना उन्हें अमीरी से मतलब है। ओके, ठीक है, एक अलग ही टाइप। ओके, ठीक है। डॉक्टर धनुष कुमार जी, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा सर। डॉक्टर धनुष कुमार जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री देश के 5 देशों की कूटनीतिक यात्रा पर हैं, इस बीच देश का एलओपी, लीडर ऑफ ओपोजिशन, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो इंसान अगर ये मैसेज देगा कि देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, देश का गृहमंत्री गद्दार है, देश तो छोड़ दीजिए, विदेशों में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, यही उनको समझ में नहीं आता है। मैं अक्सर चाहता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश का एलओपी होने के नाते एक मिसाल कायम करे कि जो सभ्यता संस्कृति है उस पर भी वो बात करे और अपनी मर्यादा में रहकर बात करे। देखिए, वो कहाँ बोल रहे गद्दार, पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, पब्लिक वहां सुनने आए। रायबरेली में ही उनके जो, जहां से वो सांसद बन के आए, जहां वो कहते हैं कि मेरा ये खानदानी सीट है, हमारा बकोती सीट है, हमारा अपना, मतलब जो भी कह लीजिए जागीर है। हाँ। वो अपने ही जनता को समझाते हुए वो यह बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो गद्दार, ये हजम होने वाली बात है क्या? वह बहुत सारे हजम ये भी नहीं होता है धनुष जी, हजम नहीं होता, हजम होने वाली चीज ही नहीं है ना। अब देश के प्रधानमंत्री को आप ये कहोगे कि मोदी पछताएंगे नहीं, पछताएगा, करेगा, नतमस्तक होगा, गिड़गिड़ाएगा, ये कैसी भाषा है? ये फुटपाथ पर चलने वाले नेताओं की भाषा से भी बदतर है, फुटपाथ पे चलने वाले नेताओं से भी बदतर भाषा है ये। मुझे लगता है कि जो श्रमिक है उसको भी नहीं बोलेगा कोई ऐसी भाषा, जो ग्रेड सी और डी का जो कर्मचारी होगा उसके लिए भी ऐसी भाषा नहीं बोला जाएगा। ये फुटपाथ से भी बदतर राजनीति हो गई है। दोनों मेहमानों का मैं बहुत, दोनों मेहमानों का जी भी नहीं लगाए, वो तो जी भी नहीं लगाए, वो तो क्या करता है, नतमस्तक करेगा, हाथ जोड़ेगा, ये शब्द है, ये भाषा की शब्दावली है राहुल गांधी की, एलओपी की, लीडर ऑफ अपोजिशन की। धनुष कुमार जी, प्रदीप भटनागर जी, दोनों मेहमानों का, और हमारे साथ मुन्ना खान जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। एक तो तकनीक खामी की वजह से हम डिबेट में थोड़ी खामियां हुई, देरी हुई, लेकिन तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतनी खबरें लगातार जारी हैं।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश।